आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कह लीजिए, या इंसर्ट किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है इंक्रीज एमएमएफ, ऑप्शन बी इंक्रीज द फ्लक्स, ऑप्शन सी प्रिवेंट सैचुरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रिवेंट सैचुरेशन। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में जो एयर गैप प्रोवाइड किया जाता है वो सैचुरेशन से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए लेस देन 1, ऑप्शन बी है मोर देन 1, ऑप्शन सी मोर देन 10, ऑप्शन डी मोर देन 100 और 1000। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप किस चीज़ से डिनोट करते हैं? म्यू आर से। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 100 और 1000। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए, जब एयर का बात करेगा या आपका नॉन मैग्नेटिक सर्किट का बात करेगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। लिख लीजिएगा कहीं नोट पे आप। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो ए है आपका लेस देन 1, ठीक है, लेस देन, स्लाइटली लेस देन 1 होता है, तो ये होता है डायमैग्नेटिक का। यहाँ पे आप कहीं पे हो तो आप लिख लीजिए, डायमैग्नेटिक का क्या होता है? स्लाइटली लेस देन 1 होता है। ठीक है, एक से कम होता है। उसके बाद मोर देन 1 मतलब स्लाइटली हायर देन 1 होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कह लीजिए, तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट का। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट का। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का क्या होता है? मोर देन 1। और जो आपका परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है? मोर देन 100 और 1000। तो करेक्ट आंसर 2 का क्या हो जाएगा भैया? 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा ये चीज़, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर इज 1, या नॉन मैग्नेटिक भी बोलेगा तो उसका हो जाएगा 1, वैक्यूम का भी बोलेगा तो 1, लेस देन 1 तो आपका किसका हो जाएगा? डायमैग्नेटिक का। और अगर ग्रेटर देन 1 के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन तो वो हो जाएगा मोर देन 1 पैरामैग्नेटिक का। और फिर अगर मोर देन 1000 बोला जाए या फिर 1000 बोला जाए तो किसका हो जाएगा? वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाता है? तो आप जानते हैं फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। चलिए ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन डी एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेबर। अब देखिए, हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का। हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का। ऑप्शन सी देखिए एम्पियर पर टर्न वेबर, ये जो है आपका किसका है? रिलक्टेंस का। किसका है? रिलक्टेंस का। इसको आप लिख सकते हैं, रिलक्टेंस इक्वल टू लिखते होंगे एन आई, एम्पियर टर्न, एम्पियर माने करंट, टर्न माने एन, तो एन आई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? एन आई, एन आई अपॉन 5, एन आई अपॉन 5, ये हमारा क्या हो जाता है? एम्पियर टर्न वेबर। अब एक लास्ट डी है, देखिएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर है, करंट पर मीटर। ठीक, तो ये और किसका होगा अभी पता नहीं, मतलब आई बाई एल कह रहा है ये। ठीक है, आई बाई एल, इसका देख लीजिएगा एक बार किसका यूनिट है ये। तो यहाँ पे जो 3 का होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। क्लियर है? वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमिएबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? परमिएबिलिटी मतलब क्या हो गया? मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि फ्लक्स को पास करने के लिए मतलब अलाउ करता है कि फ्लक्स इजीली पास करे। अगर अधिक परमिएबिलिटी होगा तो फ्लक्स जो होगा अधिक सेटअप होगा। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा क्या होता है? तो फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एनालॉगस के फॉर्म में कहें तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, माने कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा। उसी प्रकार से परमिएबिलिटी होगा अगर मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। समझ में आ रही बात? तो देखिए ऑप्शन देखिए आप 4 का, ए है रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है रेसिस्टिविटी, ऑप्शन सी कंडक्टिविटी और ऑप्शन डी कंडक्टेंस। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी का जो एनालॉगस होगा कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किस केस में आता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में, और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पूछा जा रहा है आपसे इसमें से कौन सा गलत है? मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक लीकेज जो होता है अनडिजायरेबल होता है। क्यों अनडिजायरेबल होता है? क्यों, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब हमें किसी भी मशीन में कह लीजिए कि लीकेज फ्लक्स का ज़रूरत नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए देखिए, लोअर्स देयर पावर इफिशिएंसी, ऑप्शन बी इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑप्शन सी लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट, ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस फ्रिंजिंग।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर देयर पावर इफिशियंसी। अगर मान लीजिए कि अधिक लीकेज इफिशियंसी होगा, अगर लीकेज बोल रहा हूँ, लिंकेज नहीं बोल रहा हूँ, दोनों पे ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। लीकेज मतलब हुआ कि कहीं इधर उधर छिटक गया, ऐसा समझ लीजिए, और लिंकेज मतलब हुआ कि एक से दूसरा में लिंक किया। तो लिंकेज अगर होगा तो इफिशियंसी अच्छा होगा, मतलब पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर हो रहा है ऐसा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका कोर है और यहाँ पे आपने क्या वाइंडिंग बनाया है, एक यहाँ पे वाइंडिंग हो गया, ठीक है। तो अगर लिंकेज फ्लक्स होगा तो इससे ऐसे लिंक करेगा, है ना, क्या करेगा, इससे ऐसे लिंक करेगा। और लीकेज फ्लक्स जो होगा इधर करेगा, मतलब इधर तो किसी से नहीं ना कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन इधर वाला जो होगा क्या होगा, लिंक कर रहा है। तो इसको बोलते हैं लिंकेज, इसको बोलते हैं लीकेज। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए और ये वाला चाहिए। अगर ये वाला अगर बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स जो होगा, तो ये क्या करेगा, लोअर्स देयर पावर इफिशियंसी। मतलब देखिए अब यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होता है, हालांकि पावर पे उसका इफिशियंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना, लीकेज का पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोअर देयर पावर इफिशियंसी। तो कितना भी लीकेज फ्लक्स हो जाए, इफिशियंसी पे किसी भी प्रकार का प्रभाव वो नहीं डालेगा, क्योंकि इसके वजह से लॉसेस वगैरह नहीं होता है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया। अब देखिए अगर करेक्ट बोलते हैं, अगर पूछा जाए तो यहाँ पे तीनों जो होगा, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। अगर लीकेज फ्लक्स अगर बढ़ता है, मतलब हमें लीकेज फ्लक्स नहीं चाहिए होता है, क्यों, तो ये लोअर देयर एफिशिएंसी, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम। वैक्यूम का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन ए है 1 ऑप्शन बी 1 हेनरी पर मीटर, ऑप्शन सी 1/4 पाई, ऑप्शन डी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी पर मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फोर्स H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मैग्नेटाइजिंग सर्किट H है और फ्लक्स डेंसिटी B है। तो आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, म्यू एच, बहुत बार पढ़े होंगे ये। B बराबर क्या होता है, म्यू एच। देखिए ऑप्शन ए है B बराबर म्यू आर H अपॉन म्यू जीरो, ऑप्शन बी B इक्वल टू म्यू एच, और ऑप्शन सी है H अपॉन म्यू जीरो म्यू आर, ऑप्शन डी है B इक्वल टू म्यू जीरो H अपॉन म्यू आर। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी B इक्वल टू म्यू एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड अप ऑफ। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ऑप्शन ए अल्निको अलॉयस एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी रॉट आयरन बोल सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्निको अलॉयस, ठीक है। एल्निको अलॉयस का परमानेंट मैग्नेट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि 9 नंबर, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बोला जा रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, कॉइल में जो होगा एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होता है कॉइल में, ये देखिए आप हाफ LI², यही होता है हाफ LI²। यहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ करंट निकालने के लिए, तो निकालोगे, करंट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2E अपॉन L, इसको रूट में कर दो, ये हो गया I, इसको हम I1 बोल देते हैं। अब कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉइल इज डबल, अगर आप एनर्जी को डबल कर देते हैं तब इसके करंट में कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना, उसका जो करंट होगा कितना इंक्रीज होगा। तो करंट से रिलेशन पूछ रहा ना। देखिए ये तो हमने एक निकाल दिया, एक समीकरण बोल सकते हैं। अब दूसरी बात अगर कर रहा हूँ कि एनर्जी को क्या किया इसने, डबल कर दिया, एनर्जी को क्या किया इसने, डबल कर दिया। तो अगर देखिए एनर्जी को अगर इसने डबल किया तो क्या होगा, देखिए 2E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ LI², यही रह जाएगा एनर्जी, लेकिन एनर्जी को आपने क्या किया है, डबल कर दिया। यहाँ से I निकालिए, यहाँ से अगर I निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4E अपॉन L, ये हो जाएगा। बोलिए ये क्वेश्चन 2 कितना परसेंट से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप एक काम करो, I2 माइनस I1 अपॉन I1 कर दो, है ना, I2 माइनस I1 अपॉन I1 करो। तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट हुआ तो कितना, I2 मैंने क्या हो जाएगा √4E अपॉन L माइनस √2E अपॉन L, अपॉन में यहाँ पे कर दीजिए √2E अपॉन L। कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो होगा, तो ये कर देना। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 41.4 परसेंटेज में आएगा, यहाँ गुना 100 कर लेना, समझ में आ रही बात। तो ये आप एक बार करके देखिएगा, ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। I2 माइनस I1, I2 किस प्रकार से निकालिए ये तो आपको पता चल गया होगा। ये I2 है 4E अपॉन L, यहाँ पे एनर्जी को हमने क्या किया है, डबल किया है,
समझ में आ रही बात, यहाँ तक सही है। फिर I2 माइनस I1 कर लीजिएगा, अपॉन में I1 कर लीजिएगा, और दोनों को ये I2 का वैल्यू और ये I1 का वैल्यू रख दीजिएगा, और नीचे और 100 से गुना कर लीजिएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 41.4। ध्यान दीजिए ऑप्शन जो है इसका क्या क्या है, 25 है, 50 है, 41.4 है, ऑप्शन डी 100 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर आप करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 41.4। चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। दोज मैग्नेटिक मटेरियल आर बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफॉर्मर कोर विच हैव डैश परमिएबिलिटी एंड डैश हिस्टेरेसिस लॉस। अब बताओ कि अगर आप आर्मेचर बनाते हो ट्रांसफार्मर कोर में, या ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो किसी भी मशीन में की बात कर लो, मशीन की, तो उसमें अगर आप आर्मेचर बनाते हो या ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो तो आपको क्या चाहिए, अधिक से अधिक फ्लक्स सेटअप होना चाहिए, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लॉसेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और परमिएबिलिटी जो हो अधिक हो। समझ में आ रही बात, तो इसका क्या हो जाएगा आप समझिएगा यहाँ से अब तो, कि परमिएबिलिटी कैसा होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा हाई परमिएबिलिटी, और लॉसेस कैसा होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा लो परमिएबिलिटी। तो 10 का करेक्ट आंसर ढूंढिए आप, हाई और लो। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, हाई और लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 11 में कह रहा है कि द रेट ऑफ राइज ऑफ अ करंट थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल इज मैक्सिमम एट, मतलब जो इंडक्टिव कॉइल के थ्रू जो करंट रेट ऑफ राइज होता है, करंट का जो राइज मतलब इंक्रीमेंट होता है कह लीजिए, उसका क्या रेट रहता है या कब रहता है, ऐसा बोलिए, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो ए है एट 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू, बी एट द स्टार्ट ऑफ द करंट फ्लो, एंड सी आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट, और डी इन नियर द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट। देखो इसका जो अब ग्राफ अगर याद हो आपको, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनाते हैं हम लोग, कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये भी आपका रहता है ऐसा, समझिए ये ऐसा बनता है ग्राफ इसका। ठीक ना, किसका, इंडक्टर के केस में ग्राफ जो बनता है कैसा बनता है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपको। ठीक, जिसमें कि ये रहता है आपका टाइम, ये क्या रहता है, टाइम रहता है, और इसमें क्या रहेगा आपका परसेंटेज ऑफ करंट, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम करंट, ऐसा कह लीजिए मैक्सिमम करंट। अब बताइए कि मैक्सिमम रेट ऑफ राइज करंट कहाँ पे है, जीरो में, माने कि स्टार्टिंग में होगा, शुरुआत में ही होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का जो है स्टार्टिंग वाला ढूंढिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है देखिए एट द स्टार्ट ऑफ अ करंट फ्लो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, when both the inductance and resistance of a coil are doubled the value of, मतलब बोला जा रहा है कि टाइम कांस्टेंट की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए देखिए टाइम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन बी इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट इज डबल्ड, इनिशियल रेट ऑफ राइज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फाइनल स्टेडी करंट इज डबल, टाइम कांस्टेंट इज हाफ। अब देखिए मेनली टाइम कांस्टेंट पे फोकस करना है, तो इंडक्टर के केस में टाइम कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, L/R होता है, और इसमें बोला जा रहा है कि इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों को डबल कर दिए। अब देखिए यहाँ ऊपर भी 2 से गुना किए और नीचे भी 2 किए, मतलब ये क्या हो गया, कह लीजिए कि इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों को हम क्या किए, यहाँ भी 2 कर दिए और यहाँ भी 2 कर दिए। क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 2 फिर से कट गया, रह तो वही गया, T बराबर क्या गया, L/R ही तो रह गया। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट क्या रह गया, यहाँ पे कांस्टेंट रह गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और टाइम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, माने कि कांस्टेंट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ अ करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी when suddenly connected to a DC supply of 200 volt is एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल राइज ऑफ अ करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, मैंने कहने का बात है यहाँ पे L दे रखा है आपका कितना, 10 हेनरी, L कितना दिया है, 10 हेनरी, सडनली कनेक्टेड टू ए DC सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट, भी दिया हुआ है, सीधा सीधा बोल लीजिए 200। ठीक है, भी कितना दिया है, 200। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, एम्पियर पर सेकेंड, माने कि I/T पूछा जा रहा है, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, भी बराबर देखिए क्या होता है, L/di/dt, समझ रहे हैं, तो di/dt पूछ रहा है, तो v/L हम अगर चाहें तो कर दें, बताइए v/L, भी कितना है भैया, 200 है, भी कितना 200, L कितना है 10, कैंसिल कर दीजिए, देखिए 20 आ रहा है, क्या होगा 20 आ रहा है। ठीक है, 200 को 10 से आप करिएगा तो क्या होगा 20 आएगा, तो यहाँ पे जो होगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिए 50 है दिया हुआ, फिर 20 भी दे रखा है, 0.05 और 500 दिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव
कौन सा ऐसा मटेरियल का हम यूज करेंगे जिसमें कि अधिक मेमोरी होगा, मतलब मैग्नेटिक मेमोरी अधिक होगा, समझ रहे बात को, तो मतलब उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए, लो हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी हाई परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी लो रिटेंटिविटी, और फिर हाई रिटेंटिविटी। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक मेमोरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मैंने कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी होता है जो कि अधिक से अधिक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को बचा के रखता है, समझ में आई, मतलब उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा, प्रॉपर्टी वही होता है। तो इसमें हाई रिटेंटिविटी जिसमें रहेगा उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहेगा तो आप समझिए कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अधिक टाइम तक रहेगा। तो गुड मैग्नेटिक मेमोरी रहेगा किसमें, हाई रिटेंटिविटी वाले में, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 नंबर, कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, कंडक्टिविटी जो होता है किसके एनालॉगस है। अब देखिए रेसिस्टेंस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो कुछ और भी पूछा जाएगा आपको, पूछा जाएगा कि रेसिस्टेंस या रिलक्टेंस, रिलक्टेंस जो है एनालॉगस होता है किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का बात कर रहा है, तो ये चीज़ हम मैग्नेटिक में लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक में लेते हैं। तो रिलक्टेंस किस में हो गया, मैग्नेटिक में, और रेसिस्टेंस किसका हो गया, इलेक्ट्रिक में, समझ में आई बात। उसी प्रकार से अगर बोलें कि कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी किस में आ जाता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल में आता है। तो इधर क्या आ जाएगा भैया, परमिएबिलिटी, इधर क्या आएगा, परमिएबिलिटी, समझ में आई बात, ये क्या हो गया, परमिएबिलिटी, ठीक। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए रिटेंटिविटी, ऑप्शन बी रेसिस्टिविटी, ऑप्शन सी परमिएबिलिटी और डी इंडक्टेंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी परमिएबिलिटी। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, इन मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लॉस टेक्स प्लेस प्रीमियरली ड्यू टू, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए देखिए, रैपिड रिपल्सर ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, मोलिकुलर फ्रिक्शन एंड इट्स हाई रिटेंटिविटी। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है किसके वजह से होता है, हाई रिटेंटिविटी की वजह से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, दोज मटेरियल आर वेल सूटेड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए वेल सूटेड है, सबसे अच्छा है, विच हैव डैश रिटेंटिविटी एंड डैश कोएर्सिटिविटी, ठीक है। तो इसका देखो परमानेंट मैग्नेट मटेरियल जो चुंबक होता है, जो आप खेलते हो जिस चुंबक से, जो लेके देखे हो कभी रेडियो वगैरह में जो रहता है उससे निकाल के दिया, या स्पीकर वगैरह में रहता है वो निकाल के दोगे, तो उस सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, हमेशा रहता है, समझ में आ रही बात। तो वैसा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और जो ट्रांसफार्मर में वगैरह यूज होता है वो सब टेम्पररी मैग्नेट रहता है, उसको बनाया जाता है, समझे। तो यही पूछा जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट में जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जो कि वेल सूटेड कह लीजिए, कि सबसे अच्छा हो किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिटेंटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर रिटेंटिविटी हाई होगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, और कोएर्सिटिविटी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाई और हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ए मटेरियल इज लार्ज, अगर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया अगर लार्ज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी, बोला जा रहा है कि अगर हिस्टैरिसीस लॉस का एरिया अगर लार्ज होगा, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, आपको याद होगा तो ऐसा रहता है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट शेप नहीं बन पाया, अब बना के देख लीजिएगा एक बार, अगर याद होगा ऐसे तो आपको, है ना, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस का। तो ये एरिया अगर मान लीजिए लार्ज होगा तो इसका क्या मतलब है, हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएगा, अधिक ना होगा भाई, बहुत अधिक हो जाएगा। जितना बड़ा एरिया होगा हिस्टैरिसीस लॉस लूप का, उतना ही हिस्टैरिसीस लॉस होगा। देखिए ऑप्शन देखिए क्या है कि ए है 0, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लार्ज, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड स्टील इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज, अब बोला जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग हाई स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई स्टील का यूज़ करते हैं, क्यों। ऑप्शन देखिए, इट हैज़ अ गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी इट्स हिस्टैरिसीस लूप हैज़ लार्ज एरिया, ऑप्शन सी इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज हाई, ऑप्शन डी इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लो। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज़ गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, माने कि हाई रिटेंटिविटी कह लीजिए,
गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, मतलब उसमें क्या होगा, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब जो मैग्नेटिक इंडक्शन होने के बाद जो कुछ अमाउंट बच जाता है ना, तो वो रहेगा, बचा हुआ रहेगा उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है उसमें। समझ में आई? जैसे कि ऐसा बोला जा रहा है कि कोई आयरन लीजिए, उसमें आप करंट सप्लाई कीजिए, और करंट सप्लाई करने से वो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फिर करंट सप्लाई करना बंद करिए, फिर भी कुछ समय तक उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स रह कह सकते हैं वो रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो परमानेंट मैग्नेटिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक टाइम तक क्या रहे, कि जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन भी रहेगा, ठीक है, मतलब फोर्सेज जो होगा मैग्नेटिक के लिए वो रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज। हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए लो कोएर्सिटिविटी, ऑप्शन बी लो रेटेंटिविटी, ऑप्शन सी लो हिस्टैरिसीस लॉस, और हाई कोएर्सिटिविटी। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो हिस्टैरिसीस लॉस। सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं क्यों, क्योंकि हम लो हिस्टैरिसीस लॉस का यूज होता है। अगर यहीं पे आपको देता सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, ठीक है, सिलिकॉन मतलब स्टील लैमिनेशन होता, तब हिस्टैरिसीस लॉस भी हो जाता, और क्या हो जाता, एडी करंट लॉस, दोनों हो जाता, ठीक है। अब समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडक्टेंस इज एनालॉगस टू। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, कंडक्टेंस, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा आपका, परमियंस, क्या हो जाएगा, परमियंस। एनालॉगस पूछ रहा है, रिवर्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है परमियंस, ऑप्शन बी रिलक्टेंस, ऑप्शन सी फ्लक्स, और डी इंडक्टेंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परमियंस। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए परमियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। बताइए यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा प्रॉपर्टी बताइए जो कि फ्लक्स सेटअप जो होता है उसको अपोज करता है। तो उसको अपोज कौन करेगा, रिलक्टेंस। कौन अपोज करेगा, रिलक्टेंस, क्योंकि याद कीजिए अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो करंट के फ्लो को अपोज कौन करता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एनालॉगस क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है रिलक्टिविटी, ऑप्शन बी मैग्नेट मोटिव फोर्स, ऑप्शन सी परमियंस, ऑप्शन डी रिलक्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। ऑप्शन डी विल बी द क्या करेक्ट आंसर, ठीक है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स सेटअप कह लीजिए, या फ्लक्स के क्रिएशन को अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछ। ऑप्शन देखिए, वेबर, ऑप्शन बी वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न पर मीटर, और ऑप्शन डी एम्पियर टर्न। देखिए वेबर किसका यूनिट होता है ये बता दीजिए आप, वेबर फ्लक्स का, और फिर एम्पियर टर्न पर मीटर ये होता है किसका, रिलक्टेंस का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का होता है, ध्यान रखिएगा इसको, भूलिएगा मत, ये पूछेगा आपसे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका ये एच से इसको डिनोट किया जाता है, तो उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न पर मीटर। और एम्पियर टर्न जो होता है एमएमएफ कह लीजिए, एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एनआई होता है एम्पियर टर्न, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, रिटेंटिविटी का क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का उल्टा क्या होगा, रिलक्टिविटी, परमियंस, उसके बाद बोल रहा है सी परमिएबिलिटी, और फिर आपका डी है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। तो 24 का देखिए, रिलक्टेंस का उल्टा हो जाएगा क्या, परमियंस। रिलक्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, परमियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while comparing magnetic and electric circuit the flux of a magnetic circuit is compared with which parameter of electric circuit। सवाल ये है आपका कि अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट से जब आप कंपेयर करते हैं तो उस वक्त में अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, फ्लक्स होगा, क्या होगा, फ्लक्स। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में होता है, तो उसको आप कंपेयर कीजिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट से तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए देखिए ईएमएफ, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी करंट डेंसिटी, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करंट, ठीक है, फ्लक्स किसके एनालॉगस है, करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन ए मीटर पर हेनरी, ऑप्शन बी हेनरी पर मीटर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी 1/हेनरी। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/हेनरी। समझ में आए, 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/हेनरी। सो याद रखिएगा रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, 1/हेनरी। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फेराइट कोर हैज़ लेस ईडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर बिकॉज, बोल रहा है कि जो फेराइट कोर होता है और आयरन कोर होता है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फेराइट कोर में ईडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है कंपैरिजन टू आयरन कोर लॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए, फेराइट हैव हाई रेसिस्टेंस, फेराइट आर मैग्नेटिक, फेराइट हैव लो परमिएबिलिटी, और ऑप्शन डी है फेराइट हैव हाई स्ट्रेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, फेराइट्स हैव हाई रेसिस्टेंस। हालांकि देखिएगा बुक में आपका डी दिया हुआ है, बट ये गलत है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फेराइट हैव हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर देखिए, फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल एक्सिबिट हिस्टेरेसिस व्हेन साइकिल इज। कौन सा ऐसा साइकिल होगा जिसमें फेरोमैग्नेटिक कोर जो होगा मैग्नेटाइजेशन साइकिल को सब्जेक्ट करेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है रोटेटिंग, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग, ऑप्शन सी पल्सेटिंग, और ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर देखिए, 29 क्वेश्चन नंबर है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। बोल रहा है कि अगर हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करना होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये समझिए। तो ऑप्शन ए आपको हाई रेसिस्टिविटी, ऑप्शन बी लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट, ऑप्शन सी लार्ज बीएच लूप एरिया, और ऑप्शन डी हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट। हिस्टेरेसिस लॉस का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो देखिए क्या होता है, ये जो होगा आपका, ये कह लीजिए ये रहता है कॉफिशिएंट, है ना, ये हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट हो जाता है बी पे 1.6 और एफ और बी, ये होता है फॉर्मूला किसका, हिस्टेरेसिस लॉस का। तो ये वाला जो बोल रहा है आपका ये कॉफिशिएंट होता है, ठीक ना, हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो ये हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट जो होना चाहिए क्या होता है, या इसको आप बोल सकते हो स्टैनमेट्ज कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टैनमेट्ज कोएफिशिएंट। तो ये जो होता है कम अगर होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात, वही चीज़ बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव, क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, हिस्टेरेसिस लॉस लिस्ट डिपेंड्स अपॉन। हिस्टेरेसिस लॉस जो है सबसे कम किस पे डिपेंड करता है, जस्ट आपको करना क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए, आराम से आप समझ सकते हैं, बी पे 1.6, एफ और भी। देखिए अब इसमें बी रहेगा, एफ रहेगा, भी रहेगा, तो उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, बी है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी एफ भी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी स्टैनमेट्ज कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल, देखिए ये कोएफिशिएंट भी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर, बताइए फॉर्मूला में कहीं भी एम्बिएंट टेम्परेचर है, नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर पे है जो लिस्ट डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है, ऐसा कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज यूज्ड टू। इलेक्ट्रिकल मशीन में लैमिनेटेड कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, भूलिएगा मत, लैमिनेशन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्यों करते हैं, ईडी करंट लॉस को। लेकिन यही चीज़ अगर बोलेगा सिलिकॉन लैमिनेटेड कोर क्यों यूज़ करते हैं भैया, तो आपका हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉस दोनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, सी हिस्टेरेसिस लॉस, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है लेमिनेशन की बात कर रहा है, सिर्फ लेमिनेटेड कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 32 नंबर है आपका, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इज ए मेजर ऑफ। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो किसका एक मेजर है, तो ऑप्शन ए परमिटिविटी, ऑप्शन बी परमियंस, ऑप्शन सी एनर्जी लॉस पर साइकिल, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनर्जी लॉस पर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमियंस इज टू रिलक्टेंस एज कंडक्टेंस इज। बोला जा रहा है कि परमियंस जो होता है वो रिलक्टेंस होता है, अपोजिट। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पे बोल रहा है कि परमियंस जो होता है क्या होता है, रिलक्टेंस। हालांकि अगर एनालॉगस बोलिएगा तो परमियंस एनालॉगस किसका होगा, कंडक्टेंस का, है ना, परमियंस किसका एनालॉगस होगा, कंडक्टेंस का। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन पूछ रहा है कि परमियंस जो है क्या है, रिलक्टेंस है, तो कंडक्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में,
ऑप्शन ए एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी रेसिस्टेंस। देखो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। क्यों, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे रिलेशन परमियंस और रिलक्टेंस बोल रहा है, तो रेसिप्रोकल परमियंस आप कह सकते हैं 1/r कह लीजिए, या फिर s भी कह सकते हैं रिलक्टेंस को। अब कंडक्टेंस g होता है, g इक्वल टू क्या होता है 1/r, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस। समझ में आई बात। 34 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सब फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद है, आसान से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेनमेज हिस्टेरेसिस लॉस इन अ मैग्नेट मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू। बस आपको फार्मूला याद है, आप फार्मूला लिख लीजिए। हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है, ये इफिशियंसी हो गया 1.6 हो गया, ये क्या हो गया एफ हो गया, भी हो गया, है ना, एफ हो गया, क्या हो गया, और यहाँ सॉरी आप यहाँ पे ये जो है आप इसको क्या कर लो, समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे 1.6 नहीं हो जाएगा, ये बी पे 1.6 होता है। क्या होता है बी पे 1.6, एफ और भी ध्यान दो। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बी से रिलेशन पूछ रहा है, तो बी क्या है 1.6, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देख लो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी पे 1.6 मतलब बी पे पावर 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, द ट्रांसफार्मर कोर्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आर यूजुअली मेड अप ऑफ। वैसा ट्रांसफार्मर कोर अगर उसको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के रेंज में ऑपरेट कराना है तो वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ऑप्शन ए कार्बन है, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील और ऑप्शन डी फेराइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फेराइट। ये ध्यान में रखिएगा, ये कहीं और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो फेराइट कोर होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि फेराइट कोर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, हाई रेसिस्टेंस। अभी तुरंत आप 27 नंबर क्वेश्चन पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं तक था, ये आज समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कह लीजिए अगर उन्होंने आपको अब नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम के चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जस्ट आप जाकर सर्च कीजिएगा स्टीम एकेडमी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप या तो चैनल है, चैनल भी बना लीजिएगा, ग्रुप है, ग्रुप में भी, दोनों में आप किसी में भी जाकर आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे एक बेल आइकन बना हुआ होता है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब तो आगे से जो भी वीडियो वगैरह अपलोड होगा, या फिर आप कह सकते हैं जब भी कभी मैं लाइव क्लास आता हूँ, तो वो सारा का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।